हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कोई भी स्टेट में। लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन भी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होते हैं, यूनिवर्सिटी भी होता है और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, सेंट्रल में बात करें तो NIT IITs और डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हायर स्टडीज़ प्रोवाइड करती है, उस सब कॉलेज में क्या क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसमें मार्क्स ग्रेड क्या होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स पे बात करूँगा और बाकी जो डिटेल्स होते हैं वो मैं डालते ही रहता हूँ अपने चैनल में, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, PhD क्यों इंपॉर्टेंट है, PhD इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या PhD के बिना भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो आप इंटरमीडिएट पास होते हो, फिर ग्रेजुएशन में जाते हो, तो जिस टॉपिक में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, जिस सब्जेक्ट में बनना होता है, उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करते हो। मैं भी आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई साइंस का सब्जेक्ट हो गया, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा बहुत स्विचिंग का ऑप्शंस होता है। लाइक साइंस में बात करें तो आप अगर स्टैट में हो तो मैथ में मूव कर सकते हो मास्टर में, फिर मैथ में बन सकते हो, मैथ में हो तो स्टैट में मूव करके स्टैट का बन सकते हो, मैथ का हो CS में मूव कर सकते हो, CS वाले मैथ में मूव कर सकते हैं। सो ग्रेजुएशन करना होता है तो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में करोगे उस सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो फर्स्ट डिवीज़न तो होनी ही चाहिए। मैं एक छोटे से वीडियो बनाया था उसमें भी मैं एक बात किया था कि ग्रेजुएशन का मार्क्स जो होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज जो होना चाहिए आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड डिवीज़न होता है तो आप आगे मास्टर भी कर लेते हो, PhD भी कर लेते हो, नेट गेट क्वालिफाई भी कर लेते हो। लेकिन जब एलिजिबिलिटी की बात आती है ना गवर्नमेंट जॉब में, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स रूल जो होते हैं, गाइडलाइंस जो होते हैं, एलिजिबिलिटी जो होते हैं, वो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है एटलीस्ट 60% एबव। सो अगर आपका सेकंड डिवीज़न है तो आप ये लाइन चूज थोड़ा सोच समझ के करें, या फिर से करें, या फिर दूसरा लाइन चूज करें, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न है तो ओके। उसके बाद आपको मास्टर करना होता है, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर करते हो। मास्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो एटलीस्ट 55% होना ही चाहिए जनरल कैटेगरी करने के लिए, और कुछ कैटेगरीज में 5% का छूट है, रिजर्वेशन है। तो आप ध्यान में रख सकते हो कि मास्टर में उस सब्जेक्ट में मास्टर जो हो आपका 55% के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको नेट का ऑप्शन मिलता है, JRF का ऑप्शन मिलता है, अगर आर्ट्स में UGC नेट हो गया, साइंस में CSI नेट। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मास्टर प्लस CSI नेट, या नेट बोल सकते हो, UGC नेट भी आर्ट्स के लिए है, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो नेट का जो अभी क्राइटेरिया आ चुका है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड कैटेगरी जो है, सेकेंड कैटेगरी यानी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर सेकेंड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो। थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो सो जस्ट ऑप्शन फॉर PhD एडमिशन, बट फर्स्ट और सेकेंड में क्वालिफाई कर जाते हो। अगर फर्स्ट में कर रहे हो तो दोनों के लिए ऑप्शन है, तीनों के लिए ऑप्शन है। सेकंड में कर रहे हो तो भी आपका ऑप्शन है। सेकंड कैटेगरी में कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर मास्टर हो गया, 55% भी है, आपका नेट भी है, तो जब वैकेंसीज आती है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, जैसे अभी हरियाणा का आया था, कुछ पहले बिहार में रिक्रूटमेंट हुआ है, झारखंड में बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश का आया था, फिर राजस्थान का हुआ था, MP में हुआ था, CG का आने वाला है, तो डिफरेंट, महाराष्ट्र में हुआ था, तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी कर्नाटका का सेट, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो है वहाँ की असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के तहत आपकी जॉब होगी। वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी आता है तो आप अगर, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल हो, वहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी देती है। एक सेट करके एग्जाम भी होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, तो नेट है तो काम चल जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हो लेकिन आप सेट क्वालिफाई हो, जैसे वेस्ट बंगाल का सेट क्वालिफाई हो, बिहार का बेट या जेट, तो इस तरह से सेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी क्वालिफाई करते हो कि उस स्टेट के लिए मास्टर प्लस सेट है, नेट नहीं भी है, तब भी आप स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेट की वैकेंसी कब आती है, या अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो सेट आपको देखते रहना पड़ेगा वेबसाइट या जहाँ पे भी आप विजिट करते हो, ये अपडेट लेते रहना पड़ेगा कब आई है वैकेंसी।
सेट की सॉरी फॉर्म कब आया है, सेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेट का सिलेबस ऑलमोस्ट नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग में तो थोड़ा सा लेवल लो हो सकता है, बट टॉपिक्स तो काफ़ी कवर होते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। डब्ल्यू सेट का एग्ज़ाम तो काफ़ी टॉपिक्स कवर होते हैं। एमपी सेट होता है, सीजी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट सारे जगह का सेट, एमएच होता है, एमपी होता है। तो वो क्वालिफाई किए, वो मास्टर है, सेकेंड 55% से अबव है, एटलीस्ट 55% है, बीएससी बीए फर्स्ट डिवीजन के साथ है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। ये हो सकता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आती है, तो कुछ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है कि आपका मास्टर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, प्लस पीएचडी होना चाहिए। कुछ का होता है कि पीएचडी नहीं भी होना चाहिए, ऑलमोस्ट का पीएचडी स्टेटमेंट नहीं रहता है, बट कुछ का जो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होता है, फर्दर आपको रिटेन क्वालिफाई करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पे रिटेन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। तो रिटेन में क्या है कि रिटेन क्वालिफाई करने के बाद भी बन सकते हो, तो वहाँ पे है कि मास्टर है, नेट है, तो रिटेन क्वालिफाई करते इंटरव्यू दे तो हो सकता है। कुछ कुछ जगह पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे एक स्कोर बनाया जाता है ओवरऑल आपका, मैट्रिक, इंटर में भी, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर प्लस जेआरएफ का कुछ स्कोर होता है, फिर पीएचडी का स्कोर ऐड किया जाता है। वहाँ पे जब स्कोर ऐड किया जाता है, जिसको बोला जाता है एपीआई स्कोर, उस स्कोर को ऐड करने के बाद वहाँ पे जितने लोगों का स्कोर ऐड किया गया, जो ऊपर में रहेंगे, ऑब्वियसली उनको चांस प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो ये एडवांटेज होता है पीएचडी करने का। सो एपीआई स्कोर जब काउंट किया जाता है, तो अगर एपीआई स्कोर किसी का 100 में है, 85 है, किसी का 80 है, तो 85 वाले को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये वेटेज भी होता है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, 85 का ये है, तो 15 मार्क्स और 85 है, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में जो ज़्यादा अच्छा कर रहा है और एपीआई स्कोर भी ज़्यादा है, तो कंबाइन करने के बाद तो उसका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो पीएचडी का ये एडवांटेज हो जाता है। बट बहुत सारे स्टेट में इवन अभी भी जस्ट मास्टर है, वहाँ का नेट है या सेट है, नेट नेशनल वाला है, तो ये वेटेज, ये सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं होता है, एपीएस स्कोर काउंट नहीं किया जाता, वहाँ का रिटेन हो जाता है। रिटेन का अगर सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल नोट का, नेट का ही सिलेबस है, पूरे मैथमेटिक्स को पूछा जाता है। आप बीएससी में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं सारे मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अगर मैथ्स की बात किया जाए, साइंस की बात किया जाए, आर्ट्स की बात, उसी तरह से होता है। ग्रेजुएशन और मास्टर के कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो रिटेन वहाँ का क्वालिफाई कर लिए, मास्टर है, सेट है, रिटेन क्वालिफाई कर लिए, वहाँ का फिर इंटरव्यू भी देना होगा, इंटरव्यू अच्छा कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर उस स्टेट का बन जाते हो। ठीक है, तो अब मैं बात बार बार बोल रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बोल रहा हूँ, तो ये इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि प्रोफेसर का असिस्टेंट, नो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रोफेसर कैसे बनते हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो उसके बाद आता है कि पीएचडी में कुछ रिसर्च पेपर करने होते हैं। तो जब जहाँ पे भी जस्ट इंटरव्यू होता है और विद हेल्प ऑफ एकेडमिक प्लस नेट प्लस पीएचडी स्कोर, एपीआई स्कोर बनाया जाता है, वहाँ पे रिसर्च पेपर का भी कुछ पॉइंट होता है, उसको ऐड करने के बाद एपीआई स्कोर बनाया जाता है। और कुछ इंटरव्यू का वेटेज होता है, ओवरऑल वेटेज के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट में आगे आएगा उसको लिस्ट में आएगा, उसको चांसेस ज़्यादा बनेंगे, वो क्वालिफाई करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उनके रिजल्ट में होगा। सो रिसर्च पेपर आप पीएचडी करते हो वहाँ पे करते हो, या फिर कंटिन्यू विदाउट पीएचडी भी रिसर्च पेपर करते हो अच्छे जनरल में, तो वो भी काउंट होता है। तो पीएचडी में आप अच्छे रिसर्च पेपर करते हो। उसके अलावा जब मैं बोल रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे असिस्टेंट के बाद एसोसिएट बनना होता है, उसके बाद प्रोफेसर बनना होता है। तो असिस्टेंट से एसोसिएट जब बनने के लिए जब जो प्रक्रिया होती है वो पॉइंट स्केल होता है ना, तो रिसर्च पेपर्स के नंबर्स काउंट होते हैं, वो ऐड होने के बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल होता है रिसर्च पेपर के हेल्प से, तो वहाँ पे रिसर्च पेपर का काम आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और फिर एसोसिएट बनते हैं, फिर जाकर प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। पीएचडी क्यों इम्पॉर्टेंट है? पीएचडी आपको एक तो है कि एलिजिबिलिटी डिफरेंट स्टेट का अलग अलग है, वहाँ पे आपको हेल्प करेगी, है ना। अगर एपीआई वाला होगा तो पीएचडी का 30 मार्क्स ऑलमोस्ट वेटेज होता है, कहीं कहीं 100 में, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो पीएचडी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया। बट जहाँ पे नहीं है, स्टिल अभी बहुत सारे स्टेट में नहीं है। इवन पॉलिटेक्निक कॉलेज का अगर एग्जाम होता है डिफरेंट स्टेट में, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का, वहाँ पे जस्ट मास्टर होना चाहिए और फिर रिटेन वहाँ पर क्वालिफाई, इवन नेट नहीं होना चाहिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में। जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार की बात करूँ तो बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज का जब वैकेंसी आया था, तो वहाँ पे सिर्फ मास्टर होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वहाँ का रिटेन क्वालिफाई करो, इंटरव्यू क्वालिफाई, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर बन सकते हो विदाउट नेट भी। सो
अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो मास्टर है, नेट है, और वहाँ का रिटन और इंटरव्यू क्वालिफाई करो, आप वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो विदाउट पीएचडी। बट लेकिन जब अगर यूनिवर्सिटी की बात करें दूसरे दूसरे स्टेट्स की, तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे एलिजिबिलिटी में एपीआई स्कोर बनाया जाता है। कहीं पे नहीं पीएचडी है तो आप अपना यूज कर सकते हो मास्टर और नेट का, सेट का। ठीक है। अब बात करें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो सब जगह मैंडेटरी मांग के चल सकते हो, पीएचडी जरूरी ही जरूरी है। ठीक है। आप एज ए गेस्ट पढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा सकते हो, कुछ ज़रूरत ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ की कमी है सोर्स की हेल्प से। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आईटी, तो ये सब जगह पे आपको पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक भी करना होता है। सो प्रोसेस इज़ लाइक लिटिल लॉन्ग, बट रास्ता आपको अपने आप दिखते जाएगा। एक बार आप स्टेज में गए, नेट क्वालिफाई किए, पीएचडी में एडमिशन लिया, आपके आगे की रास्ता पता चलते जाएगा कैसे बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक